अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? खीज़र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें, हम 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाए, देन वी विल स्टार्ट। चलें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल के लिए ना मुझे गाइड करेगा कि आपके जो सीनियर्स हैं ना, उनकी क्लास होती है शायद 5 to 8। तो कैन वी लाइक टाइम को अगर हम रिवाइज कर लें, आई विल टेक योर क्लास फ्रॉम 3 to 5। इज इट फाइन फॉर यू पीपल, और कोई मसला हो सकता है, मुझे प्लीज गाइड कर दें। आप लोग के लिए टाइमिंग सूटेबल है? मिस सूटेबल है, लेकिन फिर मुझे 4 बजे 5 से 10 मिनट की ब्रेक चाहिए होगी, क्योंकि मैंने अपने बहन भाइयों को अकेडमी छोड़ने जाना होता है। चले, वो आप ले लीजिएगा 5 से 10 मिनट की, वो कितना ओके। इशू नहीं है। थैंक क्योंकि 5 to 9 ऑलरेडी क्लास है, तो मुझे था कि ये ना हो कि ये लिंक बिजी हो जाए। तो मैं फिर आपकी 3 to 5 क्लास कर लूंगी, ठीक है? यू। ओके। चलें, ठीक है। मैं ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगी। बस हम लोग इट्स 4:41, 2-3 मिनट मजीद वेट करते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, मैंने आप लोगों का क्विज लेना है। तो हम क्विज जो है वो किस टाइमिंग्स में रखें? एक क्विज मैंने लेना है, तो सैटरडे की टाइमिंग्स में कर लूँ या किस टाइमिंग में कर लूँ, मुझे वो भी बता दूँ। और वो जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा होगा ना, उस पूरे के पूरे सिलेबस का क्विज होगा। वो मैं मिस अरूज को आपके एलएमएस के ऊपर होगा। आप लोग मुझे अगर टाइमिंग्स कंफर्म कर देना, आप लोग की कन्वीनियंस के ऊपर, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्विज की टाइमिंग्स रखवा लूंगी। मिस, प्लीज कीप टुमारोज क्लास डेडिकेटेड फॉर मिड्स। ओके, आई विल टेक इट फॉर लाइक मिड टर्म से रिलेटेड में ही। हाँ, क्विज आपका एलएमएस पे होगा। अब आप लोग मुझे बता दें कि मैं सैटरडे में रखूँ या संडे में रखूँ, और मुझे टाइमिंग्स भी कंफर्म कर दें, क्योंकि उसी टाइम पे आपका पोर्टल ओपन होगा एलएमएस का। और आप लोगों ने क्विज को अटेम्प्ट करना होगा। दे वुड बी लाइक, आप कह लें कि 10 नंबर का मैं क्विज रखूंगी या 15 नंबर का क्विज होगा, बट एमसीक्यूज होंगे कम्प्लीटली। तो आप लोग मुझे बता दें कि उसकी टाइमिंग्स क्या रखें, सैटरडे को या संडे को। और टाइमिंग्स मुझे कंफर्म कर दो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली मिस अरूज को अपना क्विज भेज के ना, मैं अपना क्विज वहाँ पे वो करवा लूंगी। आपके एलएमएस पे अपलोड हो जाएगा वो। ओके, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर मी। ठीक है, मैं फिर उसके अकॉर्डिंग इसको देख लेती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, हम लोगों ने कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उस पे हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? एनी, कोई मुझे माइक अनम्यूट करके प्लीज बताए। हम लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया, पर्सनालिटी डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड द डेफिनेशन वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग का टॉपिक, ठीक है?
और हम कंप्लीटली लर्निंग को डिस्कस तो हमारा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हमसे मैक्सिमम हो पाता है हम उतना इसको इंशाल्लाह आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। लेट मी शेयर द डिटेल्स। ओके, एनीवन फ्रॉम यू, बल्कि आप सब लोग मुझे बताएं लर्निंग क्या होती है, आप लोगों को क्या लगता है लर्निंग क्या है। लर्निंग एक बहुत आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है साइकोलॉजी का। वी आर लर्निंग फ्रॉम आर लाइक फ्रॉम आर बर्थ टू डेथ, हम कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। सो लर्निंग क्या होती है, एनीवन। प्रोसेस ऑफ acquiring न्यू नॉलेज, गेनिंग नॉलेज, न्यू आइडियाज, एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बिल्कुल सही है। जी, एनीवन माइक अनम्यूट करें और बताएं। टू अंडरस्टैंड समथिंग, ओके। उसके अलावा क्या होती है लर्निंग। माइक अनम्यूट करें, आप लोग को माइक अनम्यूट करने में क्या प्रॉब्लम होता है। इट शुड बी मोर इंटरैक्टिव क्लास, टू वे कम्युनिकेशन होती है, अदरवाइज फिर पढ़ाने का मजा नहीं आता। मैं नए स्किल्स, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करना लर्निंग होगा। दैट्स बेसिकली अ लर्निंग, यही लर्निंग होती है। हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, यही लर्निंग है। अगर आप कोई भी नई चीज़ सीखते हो, न्यू स्किल सीखते हो, एक काम को डिफरेंट तरीके से करना सीखते हो, दैट इज लर्निंग। साइकोलॉजी के अंदर हम ये लर्निंग, अभी तो हम कुछ थेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बट वो थेरीज पढ़ने का हमारा मेन पर्पस ये है हम हमारे बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लर्निंग का सबसे मेन पर्पस यही होता है कि आपका जो बिहेवियर है आप उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं आप उनके बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली लर्निंग। ठीक है, और यही पर्सपेक्टिव होता है। और इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को माइंड में रखते हुए हमने जरा इसको डिस्कस करना है। कल की क्लास आपकी मोर और लेस मैक्सिमम, क्योंकि मैं आपका पेपर भी होपफुली आज डिजाइन कर लूंगी, तो कल वाली क्लास ज्यादातर आपकी आपके मिड टर्म से रिलेटेड ही होगी कि मैंने मिड टर्म कैसे कैसे प्रिपेयर किया है। कुछ मैं एक दो एक्टिविटीज रखूंगी आपकी क्लास में जो ऑन द स्पॉट आप लोगों ने मुझे करके बतानी है, दिखानी है। और हम रिवीजन क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कल वाला लेक्चर जो है ना वो रखेंगे। ठीक है, आज मैंने जितना टॉपिक पढ़ाना है वो मैं पढ़ा लूंगी, और कल आप लोगों का रिवीजन हो जाएगी। एक दो एक्टिविटीज हैं क्लास में मैंने वो करानी है। और आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिस्कशन है रिगार्डिंग मिनट्स, आप वो कर सकते हैं। डन है। और क्विज से रिलेटेड मैं जरूर से डिस्कस कर लूंगी, सो सैटरडे एंड संडे में इवनिंग की टाइमिंग्स में जो टाइमिंग सूटेबल होगी उसमें आपका क्विज हो जाएगा। आपको मैं पहले ही लाइक कल मॉर्निंग में ही कंफर्म कर दूंगी कि आपका किस टाइमिंग में क्विज है। ओके जी, लर्निंग की थेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर जो हमारे पास लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल्चर को अंडरस्टैंड करना, कल्चर की मॉडिफिकेशंस को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ये सब कुछ लर्निंग है। बहुत दफ़ा स्ट्रेस के अंदर हम कुछ नई चीज़ें लर्न करते हैं। ठीक है, अ, हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जब हमारी लाइफ में होते हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस से हम हमारी लाइफ में लर्न करते हैं। और रियलिस्टिकली व्हेन वी लर्न समथिंग इन आवर लाइफ, वो कहाँ से लर्न होता है, एक्सपीरियंसेस से और कॉन्सिक्वेंसेस से। ठीक है,
सो इस चैप्टर के अंदर हमने मोरलेस जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन है, देन हमारे पास थेरीज हैं, उसमें क्लास टाइप्स ऑफ लर्निंग हम डिस्कस करेंगे, लेकिन माइट बी टाइप्स ऑफ लर्निंग आपका मिड्स में ना आए, ये बाद में माइट बी हम डिस्कस करें। मैंने जो आप लोगों को आज थेरीज करानी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी है और ओपरेंट कंडीशनिंग थेरी है, कग्निटिव प्रोसेस थेरी भी लर्निंग की थेरी है, सोशल लर्निंग थेरी भी है, एंड देन रीइंफोर्समेंट थेरी भी है, बट वी विल डिस्कस क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी एंड ओपरेंट कंडीशनिंग थेरी। ठीक है। और लर्निंग, हम सबको पता है कि लर्निंग क्या है। ठीक है। जब जब भी आप किसी सिचुएशन को, किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट में रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सब कुछ आपकी लर्निंग के थ्रू है। कोई भी सिचुएशन आपने देखी, आपने वहां पे खुश होना है, आपने वहां पे एंगर, आपके पास आप वहां पे अ, गुस्से में आ रहे हो या आपको फ्लाइट मोड में जाना है, दैट इज रिएक्शन। ठीक है। और आपकी बॉडी जो भी रिएक्शन देती है वो कुछ ना कुछ लर्न करके रिएक्ट करती है, और इन्हीं रिएक्शंस की वजह से आप लर्न भी करते हैं कि फ्यूचर में आपने इसी तरह से रिएक्ट करना है कि नहीं करना। सो लर्निंग इट्स एन इंडिविजुअल रिएक्शन टू एनी सिचुएशन और हिज रिस्पॉन्स टू द इंस्ट्रक्शंस इन पार्टिकुलर फैशन, दैट फैशन और स्टाइल इज कॉस्ट यू टू लर्निंग। ठीक है। और लर्निंग इट्स अ परमानेंट फिनोमेना, it's not a static thing, it's a continuously happening phenomena of your life। आप अपनी जिंदगी में हर वक्त सीखते हैं, आप एजड हो जाएं, आप रिटायर्ड हो जाएं, बट यू आर लर्निंग थिंग्स। आप बुक पर आप कोई भी नया नॉलेज गेन करते हो, कोई कुकिंग की नई रेसिपी लर्न करते हो, दैट इज लर्निंग। और लर्निंग ही एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को अलाइव रखती है उसकी लाइफ में, उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको पता चलता रहता है, आपको फील होता रहता है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ और मैं मेरी लाइफ से कोई ना कोई कुछ सीख रहा है, मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, तो आप अलाइव रहते हैं। ठीक है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन विच न्यू बिहेवियर्स आर अक्वायर्ड। और और आपने देखा है कि आप बचपन से लेके अभी की एज में जब आप हैं, आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आई हैं, आपके बिहेवियर में कितना चेंज आया है। इसी तरह से जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर लेते हैं, अपने बिजनेस में काम कर लेते हैं, इतने लोगों को डील कर लेते हैं, इतने कल्चर्स में काम कर लेते हैं, अब्रॉड काम करते हो, ग्लोबली काम करते हो, तो आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में, आपके टेम्परमेंट में बहुत चेंज आता है। ये क्यों आता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लर्निंग। लर्निंग कॉन्शियस भी होती है, लर्निंग अनकॉन्शियस भी होती है। बहुत दफ़ा हम जिस महफिल में बार बार बैठ रहे होते हैं ना, हम अनकॉन्शियसली अपने आप को उसकी आदत डाल रहे होते हैं और हम वहीं से सीख रहे होते हैं। इवन के आप पाकिस्तान में रहते हो, हमारे पाकिस्तान में बहुत क्रेज है ना अंग्रेजी बोलने का, और लोगों में इस चीज़ के आप ये कह लें कि एक कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में तो आप जब रह रहे हैं, तो जब तक इवन के कहते हैं ना कि सुनने से आपको लैंग्वेज ज़्यादा आती है, अब जितना लैंग्वेज को सुनोगे, देखोगे उसको बोलते हुए इंसान को, तो आपको बहुत जल्दी आप सीख जाते हैं। तो यही अगर आप वेस्ट में बैठे हुए हैं, तो आप गोरों में बैठे हुए हैं, आपको बहुत जल्दी उसी एक्सेंट में अंग्रेजी आना शुरू हो जाती है। दिस इज हाउ यू लर्न। अनकॉन्शियसली भी आपका ब्रेन लर्न करता है। ठीक है। जब लोग लिपसिंग करते हैं, लफ्ज बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन से भी आपकी बॉडी, आपका ब्रेन क्या कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। और हमारा मेन फोकस जो है वो चेंज्ड बिहेवियर पे है, कि वी कैन नॉट सी लर्निंग बट वी कैन सी चेंज्ड बिहेवियर एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लर्निंग। हमें कभी कभी लगता है कि इंसान ने कुछ सीखा नहीं है, बट जो उसका रिएक्शन और एक्शन होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, वो ज़रूर चेंज्ड होता है। ठीक है। सो बहुत दफ़ा बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ये काम नहीं आता, बट जब उन पे प्रेशर पड़ता है उस चीज़ का, या जब उनको तैरना नहीं आता और हम उनको किसी समंदर में या किसी दरिया में या किसी पूल में फेंक देते हैं, तो अल्टीमेटली इंसान हाथ पांव मारता है, वो अपनी जान जरूर बचाता है, वो कोशिश करता है कि वो सीखे इस चीज़ को। ठीक है। सो दिस इज ऑल लर्निंग। और हम इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशंस पर्सपेक्टिव को ज़्यादा माइंड में रखेंगे, कि हम अपने बिहेवियर को और अपनी टीम के बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड न्यू
नॉलेज गेन करना, एग्जिस्टिंग स्किल्स को मॉडिफाई करना, सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज करना अपने ओल्ड एंड न्यू स्किल्स को, इंफॉर्मेशन को। दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू लर्न द थिंग्स एंड इट्स अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये आपकी मेंटल स्टेट के अंदर भी ये आता है, और ये कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दोनों तरीकों से लर्निंग होती है। और लर्निंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है ना, वो स्टिमुलस की आती है। स्टिमुलस आप लोगों को आइडिया भी होगा, कोई ऐसी चीज इंटरनली और एक्सटर्नली विच जनरेट आर रिस्पॉन्स। हम किसी भी चीज को देख के, टेस्ट करके, स्मेल करके, ठीक है, सोच के, ख्वाब में देख के हम कुछ ना कुछ एक्ट या रिएक्ट करते हैं। हमारी बॉडी को ट्रिगर आउट किया जाता है कि वो रिएक्ट करे। उसे हम कहते हैं कि वो स्टिमुलस होती है। और स्टिमुलस मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो सेंसेशंस हैं, आपकी जो सेंसेस हैं, उनको एक्टिवेट करती है, और उसके उसके थ्रू फिर आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है। सो रिस्पॉन्स, रिएक्शन ऑफ द बॉडी, आगे हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कॉम्बिनेशन है कि उसके थ्रू आप क्या करते हैं, लर्न करते हैं। कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलस जब आपको हिट करती है, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, और जो आपकी बॉडी जो भी रिएक्शन शो करेगी, वहां से हमें आइडिया होता है कि आप क्या चीज़ लर्न करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरीज। क्लासिकल कंडीशनिंग, इट्स अ वेरी ओल्ड थेरी। इसके अगेंस्ट हमारे पास थेरी आई थी, ओपरेंट कंडीशनिंग थेरी कहते हैं इसको। फिर हमारे पास सोशल लर्निंग थेरी भी है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट की थेरीज हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ओपरेंट कंडीशनिंग। बोथ थेरीज आर फ्रॉम द लैब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ था एनिमल्स के ऊपर, और फिर वो ह्यूमन पे हुआ, और वहां से फिर इसको टेस्टिफाई करके वेरीफाई किया गया। और सोशल लर्निंग थेरी, लर्निंग जो हम अपने कल्चर से करते हैं, अपनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से करते हैं, दैट इज सोशल लर्निंग थेरी। और रीइंफोर्समेंट थेरी जो है, ये ओपरेंट कंडीशनिंग थेरी का ही पार्ट है। इट्स बेसिकली अ थेरी थ्रू पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट। तो ये दो थेरीज भी हम डिस्कस करेंगे अगर हमें टाइम मिलता है आज, तो ठीक है। अदरवाइज मेरा आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी एंड ओपरेंट कंडीशनिंग थेरी। सो क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी हम डिस्कस करेंगे। इस थेरी को पूरा पढ़ाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये चीज दिखाऊंगी। ये एक फैक्चुअल एक्सपेरिमेंट है जो कि पैवलव ने किया था। पैवलव इज़ अ वेरी ओल्ड और माना जाना साइकोलॉजिस्ट है। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट से उसने ये ओपरेंट कंडीशनिंग थेरी जनरेट की थी। और फिर इसको इसने डॉग पे टेस्टिफाई किया है, देन इसको ह्यूमन पे टेस्टिफाई किया, और इसके थ्रू भी लर्निंग होती है। और हमारे सिलेबसेस भी डिजाइंड होते हैं, या हम लोग कुछ एज के लोगों की थेरी भी इस थेरी, सॉरी, लर्निंग इस थेरी के थ्रू करते हैं। ठीक है। सो आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये एक्सपेरिमेंट देख के क्या समझ में आ रही है, क्या कह रही है? एनीवन? जी बताएं। मिस, वो फूड का अनकंडीशनड स्टिमुलस तो समझ में आ रहा है, बेल को न्यूट्रल स्टिमुलस क्यों कहा गया? सोचिए जरा, बेल को क्यों न्यूट्रल स्टिमुलस कहा गया है? आई थिंक ये लर्निंग के प्रोसेस को बता रहा है कि पहले फूड उसने हम्म। दिया तो सलाइवेशन हुआ, हम्म। और खाली हम्म। बेल को जब यूज किया तो कुछ भी नहीं हुआ। देन उसने फूड के हम्म। साथ बेल को एसोसिएट किया, और हम्म। उसके बाद ये वो जब भी वो बेल को रिंग करता था तब भी सलाइवेशन वाला काम हुआ। ओके। ओके। ओके, फेयर इनफ। सर आप बताएं, आपने कहा वी कैन मेक पीपल बिहेव डिफरेंटली इफ वी कंट्रोल देयर एक्सपीरियंसेस। classical conditioning theory is not about experiences more or less, but we, yes, we can control the behavior of anyone, or we can like modify the behavior of anyone with the control. So इसमें एक्सपीरियंसेस इतने नहीं आएंगे, इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म ज्यादा होता है। अभी किन्होंने बताया था, जो लास्ट मुझे किसने बताया है? और हम आपने बताया? हारिस ने, मिस।
हारिस ने बताया। मैंने हारिस ने पूछा था काफी ये क्वेश्चन उसका। हाँ ठीक है। हारिस ने बिल्कुल सही बताया है। अरहम, आप पूछ रहे थे ना कि बेल न्यूट्रल न्यूट्रल स्टिमुलस क्यों है। न्यूट्रल का जी। मतलब क्या होता है? यस, ना यस है ना जीरो, नो है। जीरो पोजीशन। हाँ, या ना यस है ना नो है। जी। सो बेल बेल एक ऐसा स्टिमुलस है जिसपे कोई रिएक्ट करेगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट्स अ न्यूट्रल स्टिमुलस। कुछ लोग या कुछ जानवर इसको देख के रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ लोग इसको देख के रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें इन्होंने 4 स्टेप्स के थ्रू कंडीशनिंग की है। कंडीशनिंग का सबको पता है कि कंट्रोल करना मैकेनिज्म को। फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले पैवलव ने क्या किया, इसने एक डॉग को फूड दिखाया और उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स। कि जब किसी को भूख लगी होती है, इवन के इंसान को भी भूख लगी होती है, तो जब वो खाने को देखता है तो उसके मुंह में पानी आता है, सलाइवा आता है। ठीक है, जो जानवर होते हैं वो भी जब खाना देखते हैं तो उनके सलाइवा निकलता है। इट्स अ अनकंडीशनल स्टिमुलस और उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। एक नेचुरल स्टिमुलस है और उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, जिसके साथ कोई भी कंडीशन या शर्त ऐड नहीं है। और कोई भी अगर इस तरह से फूड को देखेगा तो उसको ये वाली फीलिंग जरूर आएंगी। ठीक है, सो ये एक अनकंडीशनल स्टिमुलस थी और उस पे जो रिस्पॉन्स ट्रिगर आउट हुआ वो भी अनकंडीशनल था। सेकंड स्टेप पे उसने क्या किया, उसने अ, एक न्यूट्रल स्टिमुलस की, उसने एक बेल दी, बेल बजाई, और डॉग ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उसके मुंह से कोई सलाइवा नहीं आया। ये हो सकता है कि वो बेल देख के उसने कोई जंप किया हो, या उसने थोड़ा सा आवाज निकाली हो, ये हो सकता है। लेकिन जो हम रिस्पॉन्स चाह रहे थे कि उसके मुंह से सलाइवा आना चाहिए, वो नहीं आया। तो बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। ठीक है, डॉग उसको देख के रिस्पॉन्स कर भी सकता है, उसको देख के रिस्पॉन्स नहीं भी कर सकता। सो ये 2 स्टेप्स तो हो गए। अब थर्ड स्टेप पे पेवलव ने क्या किया है, उसने न्यूट्रल स्टिमुलस को और अनकंडीशनल स्टिमुलस को कंबाइन कर दिया। वो जब भी डॉग को खाना देता था, बेल बजाता था। जब भी बेल रिंग होती थी, साथ उसको खाना मिलता था। ये उसने काफी दिनों तक ये कंडीशनिंग की। ठीक है, तो डॉग ने लर्न कर लिया कि जब भी बेल होगी मुझे खाना मिलेगा। तो जब ये कंडीशनिंग काफी दिनों तक होती रही, उसके बाद उसने क्या किया, उसने सिर्फ बेल रिंग करता था वो, तो डॉग के मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था, क्योंकि डॉग कंडीशनड हो गया था। उसको पता चल गया था कि मैंने क्या करना है, अब मुझे खाना मिलना है। तो जब भी बेल की आवाज आती थी उसके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कि आप एक इंसान को कंडीशन कर देते हैं, उसके बिहेवियर को इतना कंट्रोल कर लेते हैं। जिस तरह से अब्दुल सईद ने बताया कि आई ट्रेन माई कैट लाइक दिस। ठीक है, लोग अपने पेट्स को खाने के लिए, या उन्होंने अगर वॉशरूम के लिए अपने पेट्स को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। अपने एनिमल्स को ट्रेन करते हैं, इवन के गेम्स के अंदर ट्रेन किया जाता है। बहुत से बॉलर्स हैं, वो पहले एक बॉल कराते हैं, कराते हैं, कराते हैं, कराते हैं, वो फिर कंडीशन कर देते हैं एक बैट्समैन को कि मैंने इसी स्टाइल की इन स्विंग या आउट स्विंग में बॉल करानी है। लेकिन जब वो उनको पता चल जाता है कि एक बैट्समैन रेडी हो गया है और इसको पता है कि मैं यही बॉल, यही वाला पैटर्न यूज करूंगा, तो वो अपना पैटर्न चेंज कर लेते हैं। और जब वो अपना पैटर्न चेंज कर लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो विकेट ले लेते हैं। तो उन्होंने बैट्समैन को कंडीशन कर दिया ना कि अब यही होगा। तो दिस इज हाउ द लर्निंग इज डन इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कि एक इंसान का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। कंडीशनिंग मीन्स आप कंट्रोल कर लिया, आपने एक कंडीशन ऐड कर दिया है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। आपको जैसा रिक्वायर्ड बिहेवियर चाहिए होता है, आप एक इंसान को ऐसा ट्रेन कर देते हैं, उसकी ऐसी लर्निंग कर देते हैं कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, रिएक्ट करेगा या एक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। रीजन क्लियर है कि नहीं है?
कंडीशनिंग मीन कि आपको एक रिस्पॉन्स चाहिए एक बंदे का, आपने कंट्रोल करना है। आपके अंडर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपने आपको उसका बिहेवियर वैसा चाहिए, तो हाउ यू विल कंडीशन हिम। तो ये अक्सर आप लोगों ने देखा आर्मी के अंदर भी ये होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, ट्रेन किया जाता है, इतनी एक्सेसिव ट्रेनिंग्स होती हैं उनकी कि वो अनकॉन्शियसली भी उनका ब्रेन इस तरह की लाइटिंग अलार्म्स और चीज़ें देख के, या वो इतना ज़्यादा वो स्पाई करते हैं ना कि वो क्योंकि वो कंडीशनड हो चुके होते हैं। तो दिस इज हाउ पीपल आर ट्रेन्ड, और या उनके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी है। ठीक है, आप लोगों को मेरा ये पिक्चर पहले दिखाने का पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को यही हम लोगों ने आगे उस पे इनकी डेफिनेशन में पढ़ना है। अब डेफिनेशन में क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच a formally neutral stimulus when paired with unconditional stimulus become a conditioned stimulus that gives us a conditioned response। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयर किया। जब हमने इसको पेयर कर दिया तो वो एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गई, और हमने जब इसको बहुत अरसे तक रिपीट किया तो उसने हमें क्या किया, हमें वही रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया, कंडीशन रिस्पॉन्स जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट था। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? इट इज ऑल्सो नोन एज पेवलोवियन और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, के जो आपका रिस्पोंडेंट है वो कंडीशनिंग पे रिस्पॉन्स जरूर करता है। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की एक लिमिटेशन है कि इसमें आपने जो आपकी कंडीशनड स्टिमुलस है उसको रिपीट करना है सेवरल टाइम्स, फिर ही आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अगर आपने और बेल के साथ साथ आपने फूड को पेयर करके ही कंडीशन क्रिएट की है, तो आपने इसको सेवरल टाइम रिपीट करना है तो वो आपकी कंडीशन बनेगी, अदरवाइज बेल आपकी कंडीशन नहीं बन सकती। फूड इज नॉट अनकंडीशनड। फूड इज अच्छा ओके, वाई फूड इज अनकंडीशनड? बिकॉज फूड, जब आपके सामने आपका फेवरेट फूड आता है या जब आपको भूख लगी होती है या आपका जब खाने का टाइम होता है, तो फूड को देख के आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में आता है, तो आपके मुंह में सलाइवा आता ही आता है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। जैसे रात को देख के आपको नींद या थकावट फील होती होती है, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। सो नेचुरल रिस्पॉन्स इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो जब आप जो चीज़ आपकी नेचुरली रिएक्ट होती है उसे हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ही कहते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई कंडीशन ऐड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रात को देख के, रात अंधेरा जो होता है उस पर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि आपको जो किड्स होते हैं उनको पता है कि जब रात होती है तो हमने सोना है, तो रात जब होगी, लाइट्स बंद होगी, वो ऑटोमेटिकली सो जाएंगे। ये एक अनकंडीशनल एटमॉस्फेयर है, उसमें उसका उनका एक अनकंडीशनल एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हम कोई भी स्प्रे करते हैं, लाइट सा, फ्लावरी सा, फ्लोरल सा, तो किड्स या कोई भी अडल्ट उस पर रिएक्ट करेगा या रिएक्ट नहीं करेगा, एक न्यूट्रल सी बात है। बट जब भी वो सोने लगे हैं रात के टाइम और हम वही स्प्रे करें और इसको सेवरल टाइम रिपीट करें, तो वो इंसान जब भी वो स्प्रे या वो स्मेल फ्रेग्रेंट करेगा, ठीक है, वो फ्रेग्रेंस जब भी उसको मिलेगी उसको नींद आएगी, ये उसका कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। एंड ये होता है। अब बात, फूड इज नॉट ओनली अनकंडीशनल, बहुत सी चीजें आपकी अनकंडीशनल हो सकती हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पे एक छोटी सी बहुत एग्जांपल है कि एक बच्चा है, जब वो अपने उसको अपनी बॉटल को देखता है तो वो खुश होता है। एक किड का ये बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, और उसके बाद वो जब अपनी मदर को देखता है तो वो खुश हो भी सकता है, खुश नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन जब वो, आप इन दोनों को कंडीशन कर देंगे और उसको सेवरल टाइम करेंगे, तो उसको पता है कि मेरी मदर है या मेरी नैनी है, उन्होंने ही मुझे मुझे फूड प्रोवाइड करना, तो जब भी वो उनको देखेगा वो खुश होगा। तो दिस इज हाउ द किड्स लर्न व्हेन दे आर ग्रोइंग।
ठीक है, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ चीज़ों को कंडीशनड हो जाती हैं उनकी, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर भी होती हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो आप लोग मुझे बता दें, हम इसको रिपीट कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, सो नाउ आप लोगों के पास 5 मिनट्स का टाइम है। जल्दी से एक एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का एक एक एग्जांपल आप लोगों ने टाइप करनी है, और आप टाइप करेंगे इनके यहाँ के चैट बॉक्स पे। कोई भी एग्जांपल ले लें जिसमें आपने चारों स्टेप्स बताने हैं। अनकंडीशन रिस्पॉन्स पे अनकंडीशन स्टिमुलस पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स, उसी में कोई न्यूट्रल स्टिमुलस वाला बताएं, फिर उसको पेयर करें और फिर उसको कंडीशन करें। हरी आप कोई भी एक एग्जांपल रिलेटेड टू एनीथिंग आपने अभी लिखनी है, और आपने लिख के मेरे साथ यहाँ चैट पे शेयर करनी है। हरी आप, मैं वेट कर रही हूँ, और आप लोग के पास 5-7 मिनट का टाइम है। हरी आप, फिर इसके बाद मैं ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे मूव कर जाऊंगी। सो हरी अप गाइस। ओके जी, सब लोगों ने शेयर कर ली है? ओके। अच्छा जी, इफ्रा ने कहा है कि फीड माई कैट her feet, give him a handshake, give him a handshake before giving feet. Whenever shakes hand with him, he believes feet will be given. Okay, but feed my cat.
हर फीड, इसके इससे पहले आपको इफ्रा, यू नीड टू ऐड समथिंग, क्योंकि आप उसको फीड जब दे रहे हो ना तो उसका सलाइवा होगा या वो उसको पता होगा कि मुझे खाना मिलने लगा। यू नीड टू ऐड सम स्टिमुलस है, फीड आपकी स्टिमुलस नहीं है यहाँ पे। या फीड अगर आपकी स्टिमुलस है तो उसका रिएक्शन कुछ और होगा। ठीक है। आपने जब उसको हैंडशेक किया तो कभी वो खुश होगी, कभी उसको वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी, बट जब आप फीड को हैंडशेक को पेयर करेंगे एंड यू विल रिपीट इट सेवरल टाइम्स, तो जब भी आप उसे हैंडशेक करोगे उसको पता चल जाएगा कि मुझे खाना मिल रहा है। दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बट यू नीड टू ऐड समथिंग विद फीड। जो आपका इफ्रा नंबर 1 है उस पे आप ऐड करोगे आपका कोई ना कोई स्टिमुलस ऐड करोगे, या फीड आपकी स्टिमुलस है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो कुछ और होगा। ओके। Isn't a guy my cat's unconditional stimulus is a cat food. Whenever I open packet, there's some sound of pecking, and cat recognize that now. Whenever I just make sound of any wrapper, it thinks it. Okay, that's fine. बट यू नीड टू लाइक क्लैरिफाई इट कि आपका क्या है। यहाँ पे भी आपका जो पहला स्टेप होगा ना वो यही होगा कि वेन एवर योर कैट सीज हर फूड, उसका स्लाइवा होगा या उसको भूख फील होगी। अगर स्लाइवेशन नहीं भी है तो भूख फील होती है, या उसको कुछ भी आप उसका रिस्पॉन्स ऐड करें। फिर आप जब पैक ओपन करते हो तो कभी वो रिस्पॉन्स करती है, कभी वो रिस्पॉन्स नहीं करती, बट जब भी आप उसको खाना देते हैं तो आप पैक ओपन करके देते हैं तो वो साउंड जो है वो उसने माइंड में अपने बिठा लिए। सो यू नीड टू लाइक क्लैरिफाई ऑल द स्टेप्स व्हेन यू आर राइटिंग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के बेहतर है। Okay, when my cat was a kitten, food was unconditional stimulus. Okay, me whistling was a neutral stimulus. Whenever I gave her food, I whistled. Now, whenever I whistle, she comes running towards me. Very good. बिल्कुल सही है। Okay, Abu Bakr. Unconditional stimulus, loud thunder. Conditional stimulus, flash of lightning. After repeating pairing, lightning alone can make someone feel fear and tense up. Okay, बिल्कुल सही है। But you need to add some person with person here, अबू बकर। आपको यहाँ पे किसी पर्सन को भी ऐड करना है कि जब अनकंडीशनल स्टिमुलस लाउड थंडर था, तो बिल्कुल सही है कि जब थंडर होता है तो लोग डर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। बट जब फ्लैश ऑफ लाइट होता है तो कभी कोई खुश होता है, कोई किसी का सैड मूड है तो वो सैड होगा। बट अगर हम इन दोनों को पेयर करें और काफी देर तक रिपीट करें तो जब भी कोई फ्लैश ऑफ लाइट होगा तो जिसने भी थंडर के साथ इसको पेयर करके देखा होगा वो जब भी ये लाइट लाइटन अप होगी वो डर जाएगा। बिल्कुल सही है। ओके, सब लोग अभी इस पे मेंशन कर दो। अभी मेरी तरफ यहाँ पे अजान हो रही है, जैसे ही अजान कंप्लीट होती है तो मैं फिर आपका लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ।
ओके, बाकी लोगों की एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। हारिस ने लिखा है कि when we were kids we always had our room lights turned off when we were going to sleep. Sleep is unconditional stimulus. Okay. Light turned off, neutral stimulus. Light turned off plus sleep, unconditional stimulus. So it becomes such that we normally slept quickly when lights are turned off. For us, lights off, that's to smooth sleep condition response. Okay, ठीक है। बट इसके अंदर ना थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि पहले भी जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्टिमुलस थी ना वो लाइट ऑफ ही थी, और लास्ट पे भी ऑफ, कंडीशन भी लाइट ऑफ ही है। भाई ऐसा नहीं है, जो आपकी नेचुरल स्टिमुलस है ना वही आपकी कंडीशनड स्टिमुलस नहीं हो सकती। जो आपकी न्यूट्रल स्टिमुलस होती है ना वो आपकी कंडीशनड स्टिमुलस बन सकती है। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ आ रही है। जैसे हमारी न्यूट्रल स्टिमुलस बेल है, यही हमारी कंडीशनड भी होगी। लेकिन जो हमारी अनकंडीशनल स्टिमुलस है ना, जो नेचुरल स्टिमुलस है जिसका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, वो नेचुरल स्टिमुलस आपकी कभी भी कंडीशन स्टिमुलस नहीं बन सकती। ठीक है। सो हारिस लाइट्स ऑफ कैन नॉट बी अ कंडीशनड स्टिमुलस विच विल क्रिएट अ कंडीशन रिस्पॉन्स। यू नीड टू ऐड सम न्यूट्रल थिंग विद इट, और वो जो न्यूट्रल चीज होगी वही आपकी कंडीशन बन जाएगी। सो आप यहाँ पे कोई म्यूजिक ऐड कर सकते हो विद लाइट ऑफ करने के साथ, कोई फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हो। ठीक है। आप कोई भी और चीज लाइक जैसे कोई आप कह ले कोई कलर है, कोई कलर्ड चीज वाली ऐड कर सकते हैं, या कोई ऐसी ड्रिंक है या कोई ऐसी फूड है जो खाने से पहले आप लेते हो और कॉन्टिन्यूसली करते हो, इवन तो वॉक करनी चाहिए या वॉक ऐड कर लेते हो। तो ये चीज आपकी जो ऐड विद लाइट ऑफ होगी ना वो आपकी कंडीशन बनेगी। सो इसको क्लैरिफाई करें, आपका क्लैरिफाई नहीं है। ओके, अदीना ने कहा है कि अनकंडीशन जो है वो ट्रबल है, न्यूट्रल फेस सीरीन है, कंडीशनड सीरीन प्लस ट्रबल आफ्टर कंडीशनिंग, पुलिस और एम्बुलेंस सायरन गिव्स अस एंजाइटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। जैसे मैं अगर अब बताऊं तो पहले पहले जब होता था, एम्बुलेंस की आवाज़ आती थी, तो आई ऑलवेज यूज टू बी वेरी लाइक कॉन्शियस के अल्लाह ताला जो भी है उनको शफा दे। बट मेरे जब क्लोज वन है जिनकी डेथ हुई और वो एम्बुलेंस में आए घर, तो पहले तो ये था ना कि मैं जब भी कोई ऐसा सायरन डेथ वगैरह देखती थी तो मुझे खौफ तो आता था, तकलीफ भी होती थी, एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। बट फिर जब एम्बुलेंस का सायरन आवाज़ सुनी तो रिस्पॉन्स सैड होता भी था, नहीं भी होता था। बट जब मेरे किसी क्लोज वन के साथ ही अटैच हो गई एम्बुलेंस, ठीक है, किसी क्लोज वन की फैमिली में डेथ हुई और मैंने अपने कॉन्टिन्यूसली ये सायरन सुना, तो वेन एवर आई यूज टू हेयर इट तो मुझे वो वाली फीलिंग्स दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। सो दैट टोटली मेक सेंस। इसी यही क्लासिक बहुत सी ऐसी अनकॉन्शियस लर्निंग जो आपकी लाइफ में होती है ना वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होती है। अच्छा जी, if a mother calls her kids at a certain time, say 5 p.m. to study, do homework, the kids get conditioned to it and they start thinking about homework when their mother calls them at 5 p.m., even if she is calling them for something else. But अरहम, इससे पहले जो मदर वाला है ना, इससे पहले कुछ और होगा। पहले आपकी मदर आपको ये क्लियर नहीं है, आप में भी ना कुछ स्टेप्स में क्लैरिफिकेशन चाहिए। जैसे इफ अ मदर कॉल्स हर किड्स एट अ सर्टेन टाइम 5 p.m. टू स्टडी और डू होमवर्क, so the kids get conditioned. How the kids is going to be conditioned to study at 5 p.m. might be उनकी जो मदर है वो उनके साथ कोई ना कोई चीज़ ऐड करती होंगी, कोई गिफ्ट ऐड करती होंगी, कोई एप्रिसिएशन ऐड करती होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा। 5 p.m. से पहले भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा, और वो फिर 5 p.m. में करती थी तो कोई मसला नहीं था, फिर 5 p.m. के साथ कुछ कंडीशन कर दी तो ये आना शुरू हो गया। सो यू नीड टू बी क्लैरिफाई ऑन द स्टिमुलस। आपका जो है ना वो भी कुछ क्लैरिफाई नहीं है, सो इसको क्लैरिफाई करो। कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ रहा है कि ठीक है, बट कुछ क्लैरिफाई नहीं है। ओके जी, मगरिब की आप लोगों को क्या ब्रेक चाहिए आप लोग मुझे बता दें, क्योंकि इसके बाद अब मैंने आप लोग को नेक्स्ट ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कराना है। नमाज के लिए कितनी ब्रेक चाहिए आप लोगों को?
क्योंकि ये लेक्चर 6:30 पे जाएगा, तो माइट भी तब तक मगरिब का टाइम खत्म हो गया होगा। किसी ने नमाज पढ़नी है तो मुझे बता दें, ताकि फिर मैं या तो लेक्चर को कंटिन्यू करूं। ओके, मैं फिर एंड कर दूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ आप लोग की नमाज का है। मैं नहीं चाह रही कि मेरी 5 मिनट आई गेस इज इनफ। मगरिब के 3 फर्ज पढ़ने हैं, सुन्नत बाद में पढ़ लेना। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू पीपल 10 मिनट्स का ब्रेक। आप लोग उसमें नमाज पढ़ लें। इट्स 5:27 एंड आई विल आई एम हेयर। किसी ने कोई मुझसे चीज़ पूछनी हो मुझसे पूछ लें। आई विल रिज्यूम माई लेक्चर फ्रॉम यहीं से, इसी एक्सपेरिमेंट से, 47 पे। इट्स 5:27, सो 5:47 पे आई विल रिज्यूम द लेक्चर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इसको, इसका आगे का मॉडिफिकेशन डिस्कस करके वी विल मूव टूवर्ड्स ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस ब्रेक के अंदर अगर किसी ने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ ले। कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, आप लोग मुझे बता दें, मैं वो आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो आई एम हियर, इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, आप लोग मुझे बता दें। जस्ट अनम्यूट योर माइक, और यहाँ चैट बॉक्स पे मेंशन कर दें। कोई चीज़ पूछनी है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। चले जी, आई थिंक वी शुड रिज्यूम। इट्स 5:47 और हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम है, 35 ही कर लो। और उसमें हम लोगों ने एक थेरी को कंप्लीट करना है। एम आई ऑडिबल? सबको आवाज़ आ रही है? सब लोग यहीं पे हैं? हाँ जी, बताएं। ओके। सो आफ्टर दिस थेरी, इस थेरी के बाद हम अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास अब इस थेरी के कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट, आप कह लो कि जॉब्स के ऊपर, नेचर ऑफ जॉब्स के ऊपर ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। और इसके अंदर ना बहुत दफ़ा आपकी अनकॉन्शियस लर्निंग भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। अनकॉन्शियस लर्निंग तो वैसे इससे नेक्स्ट वाली थेरी में भी आती है, बट इसमें भी अनकॉन्शियस थेरी हो जाती है कि जब आपको किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है ना, या आप कॉन्टिन्यूसली कोई काम खुद भी अ, बहुत लंबे अरसे तक करते हैं, तो वो आपकी हैबिट हो जाती है और फिर आपकी कंडीशन लर्निंग बन जाती है। अगर आपने अपनी कंडीशन लर्निंग को ख़त्म करना है, तो फिर आपको उसको उसी के ही बैकवर्ड में जाके उसके सर्कल को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। ठीक है। सो हम अपनी लाइफ में जैसे बहुत से लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, तो वो भी उनकी कंडीशन लर्निंग ही होती है। ठीक है। तो हम इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं, इस मॉडिफिकेशंस को ख़त्म कर सकते हैं, बट वी नीड टू वर्क ऑन इट, और उसके लिए आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत भी होती है। ठीक है। सो हमारे पास इस लर्निंग के अंदर ये जो लर्निंग है, इसको हम स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स कनेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। इट्स अ फोर्थ नेम ऑफ दिस थेरी, स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स कनेक्शन, बिकॉज इस थेरी के अंदर देर इज अ स्टिमुलस व्हेन देर इज अ रिस्पॉन्स, इफ देर इज अ नॉन स्टिमुलस देर विल बी नो रिस्पॉन्स। सो कोई चीज़ जब आपको इंटरनली या एक्सटर्नली हिट करेगी, then your body, your brain will respond, and then this learning process will start, the learning process of classical conditioning theory. ठीक है। The study was undoubtedly single most famous study ever conducted in behavioral sciences. It was a major breakthrough and had a lasting impact on the understanding of learning. क्योंकि ये एक लैब एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली सबसे पहली लर्निंग थेरी थी जो किसी साइकोलॉजिस्ट ने बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी। बिहेवियर को स्टडी करते हुए उसने प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, तो इसका बहुत मेजर ब्रेक थ्रू आया था। और इसको बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, या हमारे लर्निंग पैटर्न्स क्या होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में इसका बहुत लार्ज इम्पैक्ट रहा है। और स्टिल अभी भी बहुत सी लर्निंग्स ऐसी हैं हमारी लाइफ में जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी करते हैं। हम बचपन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे माइनर लोग होते हैं, वो बहुत से लोगों को हम इसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं, उनके बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी होती हैं जो कि कंट्रोल करना चाहती हैं अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को, तो वहाँ पे भी वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाला मैकेनिज्म ऐड करती है, लेकिन इतना ज़्यादा ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। मोर और लेस मुझे ये लगता है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर या ग्रुप के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत होता है। इवन के इंडिविजुअल की जितनी भी हैबिट्स हैं, उसको डेवलप करने में इसका बहुत मेजर रोल होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड थ्योरी आती है जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, दैट इज ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, जिसे हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। इट्स अ 360 डिग्री ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये हमें B.F. स्किनर ने दी थी। इट्स अ वेरी फेमस थ्योरी, और ये अभी भी कॉन्टेम्प्रेरी बिहेवियरल साइंसेस के अंदर बहुत फेमस है, क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक है, बहुत फैक्चुअल है। ठीक है। ये थ्योरी ये कहती है कि एवरी पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज और हर एक्सपीरियंस। आप अपनी लाइफ में पहले रिस्पॉन्स करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, देन आप डिसाइड करते हैं कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, फिर आप वहाँ से लर्न करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने उस बिहेवियर को या तो रिपीट करेंगे या रिपीट नहीं करेंगे। तो यू विल डिसाइड योर स्टिमुलस के यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड दैट स्टिमुलस इन फ्यूचर और नॉट। ठीक है। ये थ्योरी ये कहती है अगर मेरा कोई लाइफ में बैड एक्सपीरियंस हो गया किसी भी इंसिडेंट को लेके, तो मैंने ये लर्न कर लेना है कि अगर मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट दोबारा होगा या ऐसी कोई स्टिमुलस या एक्सटर्नल इंटरनल इंफॉर्मेशन या कोई सेंसेशन या हिटिंग मुझे मिलेगी, तो मैंने आइंदा ऐसा
इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करना है, मैंने इस चीज़ के पास ही नहीं जाना है, इन सर्कमस्टांसेस में ही नहीं जाना। ठीक है। सो द लर्निंग इन operant conditioning theory depends on what happens after the response, the consequences, and the learning of, ये आपका voluntary behavior होता है through the effect of pleasant and unpleasant response। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इस बिहेवियर को लर्न करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई प्लेजेंट या अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स आपने फेस कर लिया होता है, फिर आप अपनी मर्जी से उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं या उसको एलिमिनेट करते हैं। ये हमें BF स्किनर ने दी थी, वो हमें आयरन पावलोव ने दी थी। और इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट, थ्रू एनी मैकेनिज्म अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म, वो हम आगे इंशाल्लाह कंपोनेंट्स में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। क्लियर है? ओके। सो दिस इज द स्किनर बॉक्स। ये एक बहुत बहुत फेमस लैब एक्सपेरिमेंट है, जो कि BF स्किनर ने किया था जब उसने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बाद आई थी, और उसने फिर ये बॉक्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था। इस बॉक्स के अंदर उसने डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऐड किए थे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऐड किए थे, और फिर उसमें रैट को डाला, और जब रैट ने पूरा का पूरा उसमें रहा, उसने एक्सपीरियंस किया, और उस एक्सपीरियंस के थ्रू उसने अपना सर्वाइवल वहाँ पे किया। वहाँ से उसने फिर ये वाली थ्योरी प्रोवाइड की थी। ठीक है। जैसे उसमें यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस ऐड की, कंडीशंस भी कह सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस भी कह सकते हो। जैसे उसने स्पीकर ऐड किया, सिग्नल लाइट ऐड की, डिस्पेंसर ऐड किया, फूड पैलेट ऐड किया, इलेक्ट्रिकल ग्रिड था, अगर वो इस वाले ग्रिड पे पाँव रखेगा तो उसको शॉक लगेगा। फिर शॉक जनरेटर भी था, एक शॉक जनरेटर टाइप की कोई उसने चीज़ बनाई। ठीक है, ये बॉक्स उसने बनाया है। इस बॉक्स में उसने डिफरेंट स्टेप्स ऐड किए कि अगर वो एक बटन को प्रेस करेगा, वैसे यहाँ पे तो उन्होंने कम चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन यूजुअली इस बॉक्स के अंदर उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक बटन रखा, जिसको वो प्रेस कर रहा है तो गर्म पानी आ रहा है, किसी को प्रेस कर रहा है तो उसको शॉक लग रहा है। ठीक है, किसी को प्रेस कर रहा है तो फूड पैलेट आ रही है, कहीं पाँव रख रहा है तो वहां से करंट आ रहा है, कहीं पाँव रख रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस तरह के एक्सपीरियंस के थ्रू जब उसने उस बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए और बार बार किए, तो फिर उसने लर्न किया कि मुझे इस ग्रिड पे पाँव रही रखना, मुझे नहीं जाना, मुझे शॉक लगेगा, मुझे इस पैलेट को प्रेस करना है क्योंकि यहाँ से फूड आएगा, मुझे इस बटन को प्रेस नहीं करना है क्योंकि मुझे गर्म पानी मेरे ऊपर शावर करेगा। तो इस तरह से उसने लर्न किया, एंड यहाँ से उसने फिर ये थ्योरी को प्रेजेंट किया कि ह्यूमन भी ऐसे ही हैं, कि उनकी लाइफ के अंदर जब उनको टाइम टू टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो डेली लाइफ हैजल्स भी हो सकते हैं, मेजर लाइफ इवेंट्स भी हो सकते हैं, वो डेली रूटीन का काम भी हो सकता है, कोई मेजर चेंजेस भी आ सकती हैं लाइफ में। जब वहाँ से वो एक्सपीरियंस करते हैं और उस एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि जो मेरे साथ अब हो गया है, और मेरी जिस भी अ, मेरे जिस भी बिहेवियर से ये काम हुआ है, मैं वो बिहेवियर फ्यूचर में रिपीट करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप इट्स क्लियर नाउ, क्योंकि हमने आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस लर्न करने हैं, सॉरी कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर है। क्लियर है? ओके। सो components, they are two components of operant conditioning theory: reinforcement and punishment, but basically there are four components। मैं आपको सिंपली बॉक्स पे ले जाती हूँ, अ, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे। दे आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ operant conditioning theory through which we modify the behavior of ourselves or our teammates or the people to whom we are supervising। ठीक है, और our siblings, our relatives, our kids, हर किसी का बिहेवियर हम इससे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। उसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है, बट रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पनिशमेंट भी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ओके, ठीक है। सो अगर हम किसी का बिहेवियर स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, तो हम रीइंफोर्समेंट करेंगे, और अगर हम किसी का बिहेवियर
वीकेंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो ये काम दोबारा ना करे, तो हम उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हार्श कर देंगे ताकि वो ये काम दोबारा ना करे। ठीक है। सो रीइंफोर्समेंट में सबसे पहले जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है उसमें क्या है, ये हम ना टेबल ओपन कर लेते हैं, यहाँ से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? ऐड और इंक्रीज अ प्लेजेंट स्टिमुलस। अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है और आप चाहते हैं कि वो ये काम बार बार करे, मैं टीचर हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आपने एक अच्छी प्रेजेंटेशन दी या एक अच्छा क्लास पार्टिसिपेशन का सेशन हुआ, तो आई वांट कि ये रिपीट हो और स्टूडेंट्स ये बार बार अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। तो आई विल ऐड और इंक्रीज अ प्लेजेंट स्टिमुलस आफ्टर योर रिस्पॉन्स। ठीक है। आई विल अप्रिशिएट यू, आई विल गिव यू गुड ग्रेड्स, आई विल गिव यू गिफ्ट्स, एनीथिंग जो कि आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगी। दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब बोनस ऑफ द मंथ बोनस मिलता है आपको, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिलता है आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्नॉलेज करती है, आपकी फैमिली आपको एक्नॉलेज करती है, अप्रिशिएट करती है, और आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है या कोई ना कोई एक अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट मिलती है, प्राइड फील करते हैं आप, तो आप वो काम फिर बार बार करते हैं ताकि आपको ऐसी ही अप्रिसिएशंस मिलती रहें। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी हम बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि आप अच्छा परफॉर्म ना करें, मैं चाह रही हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करें और आपकी अच्छी पार्टिसिपेशन हो। बट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि अगर आपको कोई हर्डल आ रही है, तो मैं उस हर्डल को, उस नेगेटिव स्टिमुलस को रिमूव करूंगी। लाइक इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी इशू, आपको कोई फिजिकल क्लासेस में प्रॉब्लम आ रहा है एंड दैट इज क्रिएटिंग अ ट्रबल, तो आई विल मूव यू पीपल टूवर्ड्स द ऑनलाइन सेशंस। ठीक है। ताकि ये आपका जो एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मैं उस ड्रॉबैक को रिमूव कर दूंगी। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। लाइक इफ यू पीपल हैविंग, इफ आई एम हैविंग अ पेन किलर एंड दैट इज क्रिएटिंग अ ट्रबल इन माई एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, तो मैं पेन किलर खा लूंगी। और सॉरी, मुझे अगर हेडेक है और वो मेरी एक ट्रबल क्रिएट कर रहा है इन माई एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, तो आई विल टेक द पेन किलर्स और एनी काइंड ऑफ थेरेपी और एनी काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ थिंग, कि मेरा ये जो पेन है ये ख़त्म हो और मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। तो पेन वॉज अ अनप्लेजेंट स्टिमुलस और मैंने इसको रिमूव किया और मैं एफिशिएंटली परफॉर्म करूंगी। ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्लियर है? ओके। So the next two components are positive punishment and negative punishment. Okay, one thing very clearly I will say here, punishment का मतलब कभी भी physical punishment नहीं होता, और behavior के अंदर physical punishment को discourage किया जाता है। So they are like verbal, और आप बिहेवियरल पनिशमेंट की बात कर सकते हो, लेकिन फिजिकल हिटिंग वाली पनिशमेंट्स नहीं है। और पनिशमेंट जो है ये दोनों, हम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम बिहेवियर को वीक करने के लिए करते हैं। लाइक मैं नहीं चाह रही कि आप लोग ये काम ना करें, या मेरी टीम ये काम बार बार ना करे। जो भी वो लोग प्रॉब्लमैटिक काम कर रहे हैं या वो इनएफिशिएंसी लेके आ रहे हैं, तो वो ये काम ना करें बार बार। ठीक है। सो उस पे अगर आपकी पॉजिटिव पनिशमेंट है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट में भी हम ऐड करेंगे, बट हम अनप्लेजेंट स्टिमुलस ऐड कर लेंगे। लाइक अगर आपके एम्प्लॉयज़ लेट आ रहे हैं और वो डेली बेसिस पे लेट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनसे कह देंगे कि अगर आप 2 दिन लेट आएंगे तो हम 1 दिन की सैलरी काटेंगे। सो अब हर किसी को, सबको पसंद नहीं है कि उनकी सैलरी कटे, बट अब वो जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, हम चाह रहे हैं कि वो लेट ना आए। तो मैंने एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस ऐड कर दी उनके लेट आने पे, कि अगर आप 2 से 3 दिन लेट आओगे तो 1 दिन की सैलरी कट जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है। गिविंग अ स्टूडेंट एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर शी मिसबिहेव्ड इन अ क्लास, तो वो ये काम दोबारा नहीं करेंगी। नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब है कि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है और आप उसको रिमूव कर दें, जस्ट टू वीकन हिज और हर बिहेवियर। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स करते हैं ना कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो वो मोबाइल फ़ोन, गाड़ी या बाइक की चाबी ले लेते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा पेपर करोगे तो मैं वापस मिलेगी आपको। ये अक्सर हम यूनिवर्सिटी में भी होता है, अगर स्टूडेंट्स एक्सेसिव मोबाइल यूज़ कर रहे हैं क्लास में,
और क्लास में मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, तो उनसे लेके रख लेते हैं कि आपको अब या तो फाइन के साथ वापस मिलेगा या एक दिन के बाद मिलेगा। तो ये काम क्यों है? क्योंकि ये काम इसलिए किया जा रहा है कि वो उनका बिहेवियर वीकेंड हो और वो बार बार ये वाला काम ना करें। तो वो चीज़ कि उनका मोबाइल उनसे छीन लिया जो उनको पसंद नहीं है, एंड वी विल ऐड इट आफ्टर देयर बिहेवियर, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स। इनकी काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन स्लाइड्स के अंदर गिवन है। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझे बताएं, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि आगे हमने इसका लास्ट डॉक्यूमेंट पढ़ना है, एंड देन बोथ थेरीज विल बी फिनिश्ड, और यहीं पे हमारा मिड का सिलेबस भी कंक्लूड हो जाएगा। सो यहाँ तक अगर क्लियर है, सो गिव मी थम्स अप और मुझे मैसेज पे बता दें। और अगर कोई चीज़ पूछनी है, कुछ क्लैरिफाई नहीं है, तो मुझे वो भी बता दें। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ओपन कंडीशनिंग थ्योरी। बहुत बेसिक डिफरेंस है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पैवलव ने दी थी, हु वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ओपन कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने दी थी, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर जो न्यूट्रल सिग्नल होता है वही इन्वॉल्व होता है, और वही आपका पूरे का पूरा कंडीशन बनता है। जबकि जो आपकी ओपरेंट कंडीशनिंग थियरी है, इसमें रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट होती है आफ्टर अ बिहेवियर। बिफोर बिहेवियर हम इसमें कोई भी कंडीशन ऐड नहीं करते, ना ही हम बाद में करते हैं। हम बस अपने बिहेवियर से लर्न कर लेते हैं कि हमने ये काम दोबारा करना है या नहीं करना। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनवॉलेंटरी ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है, जबकि ओपरेंट कंडीशनिंग थियरी जो है वो आपकी वॉलंटरी बिहेवियर होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जब आप इम्यून हो जाते हैं ना, जब आप कंडीशनड हो जाते हैं किसी काम को करने के, तो फिर आप अपनी मर्जी के बगैर भी वो कर रहे हैं, क्योंकि आपके ब्रेन ने सीख लिया है वो काम करना। अगर आपको आपके पेट को पता है कि पैकिंग की आवाज़ से उसको खाना मिलेगा, तो ये उसका इनवॉलेंटरी बिहेवियर का, जब भी वो पैकिंग की आवाज़ सुनेगा ना तो उसको भूख लग जाएगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगी होती, लेकिन हमारी एक फ्रेग्रेंस फूड की ऐसी होती है जो हम बार बार, बचपन में हम वो फ्रेग्रेंस हम सूंघते थे और हमें खाना मिलता था। तो जब भी हम वो फ्रेग्रेंस सूंघेंगे या वो म्यूजिक हम लाजमी सुनते थे खाने के साथ, हम जब भी वो म्यूजिक सुनेंगे तो खाना खाने के बावजूद भी हमें क्रेविंग्स फील होंगी। दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, जैसे रमजान में होता है, सहरी और अफ्तार खाने का हमें आदत हो जाती है, पूरा महीना हम कंडीशन होते हैं। तो आफ्टर रमजान अक्सर सहरी के टाइम आंख खुल जाती है, भूख लग रही होती है, इवन अगर हम रातों खाना खा के भी सोए हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जब लर्न कर लेता है तो वो केमिकल रिएक्शंस जो है ना वो फिर उसी के अकॉर्डिंगली करता है। फिर उसको ब्रेक करने के लिए हमें अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ती है। फिर हमारा दिमाग सीख जाता है 15-20 दिनों के अंदर कि अब ये काम दोबारा नहीं होगा, और अब आपकी ये न्यू रूटीन है। और अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अडेप्टेबिलिटी हमारी बॉडी में रखी है, हमारे ब्रेन में रखी है, कि अगर हम एक चेन को ब्रेक कर देना कुछ दिनों के लिए, तो हमारी वो हैबिट खत्म हो जाती है। ठीक है, कुछ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम दोबारा जब उस सिचुएशन में जाते हैं तो हम दोबारा उन्हीं आदतों पे काम करने लग जाते हैं, बट इट ऑलवेज टेक टाइम। इट्स अ लाइफ लॉन्ग फाइट। अगर आपकी कोई भी इस तरह की आदतें हैं ना, तो आपको लाइफ लॉन्ग उसके लिए फाइट फिर करना पड़ता है। ठीक है, सो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्योंकि एक कंडीशन कंट्रोल्ड बिहेवियर है, ओपन कंडीशनिंग थ्योरी आपकी मर्जी का बिहेवियर होता है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो आई विल नॉट डू इट अगेन इन फ्यूचर। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स कनेक्शन है। पहले स्टिमुलस होगा, पहले कोई एक्सटर्नली सेंसेशंस होंगी, फिर आपका रिस्पॉन्स आएगा। जबकि ओपन कंडीशनिंग थ्योरी में पहले आप रिस्पॉन्स करते हैं, बैड और वर्स्ट और गुड एक्सपीरियंस होता है, फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसने ये बिहेवियर क्रिएट किया था वो स्टिमुलस मैंने दोबारा यानी कि मेरा जो रिस्पॉन्स आया है और जिस स्टिमुलस के थ्रू आया है, मैंने इसको फ्यूचर में भी रिपीट करना है या नहीं करना। और वो आपकी अपनी मर्जी और अपनी मोरल सेंस होती है। कनेक्शन मीन रिस्पॉन्स। अगर मैं कनेक्शन थेरी कनेक्शन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, इट रिलेटेड विद रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब ये कि पहले स्टिमुलस होगी, फिर उस रिस्पॉन्स आएगा, इसका कनेक्शन ऐसे बिल्डअप है।
और ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में पहले रिस्पॉन्स होगा, देन यू विल डिसाइड कि मुझे स्टिमुलस को फ्यूचर में काम करना है कि नहीं करना। तो जो कनेक्शन बिल्डअप है, जो रेपिटेशन है, वो स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस होगी। यस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इसमें आते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ओपरेंट कंडीशनिंग में आते हैं। एंड ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज मोर फैक्चुअल रियलिस्टिक थ्योरी। रियलिस्टिक और फितरत के करीब जो थ्योरी है ना, वो ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। कनेक्शन का मतलब आपको समझ आ गया है सर? कनेक्शन का मतलब है कि ये काम होगा तो नेक्स्ट स्टेप होगा। ओके। अब आप लोग मुझे ये बताएं, द लास्ट थिंग, यहाँ तक ये वाला जब ये स्लाइड्स आपने यहाँ तक करनी है। इसके आगे की जो थेरीज है ना, वो कनेक्टिव भी हम आफ्टर मिड करेंगे। अच्छा, मुझे अब आप यहाँ पे ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो मैंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात की है, हमें क्या बार बार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी चाहिए और बार बार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करनी चाहिए? क्या इसमें कभी कोई रिदम हो सकता है? अगर हम एक इंसान को हर वक्त पनिश करते रहेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो सीखेगा? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आप लोग क्या कहते हैं इस तरह? ओके। ओके, नो reinforcement will perform well, reinforce will perform well and vice versa. ओके। मुझे ये बताएं कि इफ वी आर मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, द पीपल हु आर वर्किंग इन आवर सुपरविजन, हमें सिर्फ उनकी रीइंफोर्समेंट ही करनी चाहिए कि कभी उनको पनिश भी करना चाहिए? इसमें मॉडरेशन, बैलेंस, कुछ इस तरह की बात समझ में आती है? क्योंकि एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड। If you are appreciating a person, just appreciating the person, it will create negative impacts, effects. Or if you are punishing a person and just punishing that person, वो उसका मोरल डाउन हो जाएगा, he or she will not perform in the future. So what do you think कि हमें क्या करना चाहिए? ये जो हमारे components of operant conditioning के हैं। ओके, both depending on the context. अप टू वाली में ठीक है, पर्सन शुड रिमेन ऑन ग्राउंड एंड नॉट बिलो द ग्राउंड टू, यस, बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अब्दुल्ला, आपने भी बिल्कुल सही बताया। अब देखें होता क्या है कि जब आप देखें, जो ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ना, वो हमारे पास है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और वॉलंटरी बिहेवियर को लेके जा रही है। लाइक आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो और फिर आप अपनी मर्जी से उसको रिपीट करते हो या रिपीट नहीं करते हो, आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना वॉलंटरी बिहेवियर है। ठीक है। अब अब आपने जब किसी ने कोई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, कॉन्सिक्वेंसेस देखे, और उस कॉन्सिक्वेंसेस से स्टिमुलस उसने आइडेंटिफाई की, वो स्टिमुलस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव पनिशमेंट भी हो सकती है, नेगेटिव पनिशमेंट भी हो सकती है। अगर मैं एक पर्सन, इवन के दैट पर्सन इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग दैट पर्सन, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट इट्स फ्लॉज और द नेगेटिव पॉइंट्स, बस मैं उसको अप्रिशिएट किए जा रही हूँ, तो उसका दिमाग लर्न कर लेगा कि मुझे सिर्फ अप्रिसिएशन मिलती है, फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा इन फ्यूचर जाके। या अगर मैं किसी को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पनिश कर रही हूँ, मैं उसकी अच्छी चीज़ों से लेके रख लेती हूँ और मैंने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो भी वो इंसान रेबल हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ उसको बैड कमेंट्स दे रही हूँ, कभी उसकी अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करी, छोटी से छोटी अच्छी चीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं करी, तो वो पर्सन क्या करेगा? वो पर्सन भी मॉरली बहुत डाउन हो जाएगा और उसका मेरे साथ कोई रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं होगा, और वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं जो कुछ भी कर लूँ, मुझे मेरे बॉस ने अच्छे कमेंट्स देने ही नहीं, तो वो परफॉर्म करना ही छोड़ देगा।
ठीक है। और एक जिसको सिर्फ अप्रिसिएशन मिल रही है तो वो बीच में काम भी नहीं करेगा, उसको पता है कि मुझे तो अप्रिसिएशन मिलनी है। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यही होता है कि जब आप ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कर रहे होते हो, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के थ्रू लर्निंग प्रोसेस लेके जा रहे होते हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपने रीइंफोर्समेंट के स्केड्यूल्स मेंटेन करने हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब है पनिशमेंट भी और रीइंफोर्समेंट भी। दोनों के स्केड्यूल्स को आपने मेंटेन करना है। आप एक ही स्केड्यूल को रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप एक चीज को रिपीट करेंगे तो आप बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ स्केड्यूल्स। एक होता है कॉन्टिन्यूस स्केड्यूल रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट का, और एक होता है वेरिएबल। अब इस पे ये है कि हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हमने कुछ टाइम पे रीइंफोर्स करना है, इतने टाइम के बाद रीइंफोर्स करना है, इतने बिहेवियर्स के बाद रीइंफोर्स करना है, ताकि इक्वालिटी के साथ मॉडरेट वे में, बैलेंस वे में हम लोगों को मोटिवेट करें या पनिश करें। Yes, there are some limitations of negative reinforcement over positive. If you are just negatively reinforce a person for a longer period of time, तो उसकी जो efficiency या effectiveness है वो decline करना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर आप एक इंसान, सिर्फ आप ही हर तरह की हर्डल उसकी जिंदगी से निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, तो उस इंसान वो लर्न ही नहीं करेगा फ्यूचर में कि उसने खुद भी अपनी हर्डल को ही रिमूव करनी है कि नहीं करनी। सो दोनों चीजों को एक्सेसिव करना इज बैड। ठीक है। ओके, सो कॉन्टिन्यूस स्केजुअल्स होते हैं हमारे पास और वेरिएबल स्केजुअल्स होते हैं। कॉन्टिन्यूसली का मतलब है कि आप कॉन्टिन्यूसली रीइंफोर्स कर रहे हो या पनिश कर रहे हो, और वेरिएबल का मतलब है कि आप गैप्स के साथ, विद सर्टेन गैप्स बताए बगैर, वेरिएशंस के साथ आप रीइंफोर्स कर रहे हो या पनिश कर रहे हो। ठीक है। अब कंटिन्यूस स्केजुअल्स में और वेरिएबल स्केजुअल्स में भी फर्दर फर्दर टू टाइप्स हैं। एक है रेशो, एक है इंटरवल। फिक्स्ड रेशो का मतलब होता है कि आप स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ बिहेवियर्स के बाद क्या करेंगे, आप रीइंफोर्स करेंगे या पनिश करेंगे। यू हैव डिसाइडेड विद द स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिहेवियर्स। अगेन, बिहेवियर्स, एक्ट। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अगर कोई एम्प्लॉय है जैसे आपका, ठीक है, अगर वो आपका एम्प्लॉय कॉन्टिन्यूसली बिहेव ऐसा कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली बिहेव कर तो रहा है, लेकिन नंबर, आपने उसके नंबर डिसाइड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट 3 टाइम्स क्लास में एब्सेंट होगा तो मैं उसकी फुल फ्लेज एब्सेंट मार्क कर दूंगी। मैंने नंबर ऑफ बिहेवियर्स डिसाइड कर लिए हैं। ठीक है। अगर जो रैट है बॉक्स के अंदर, ठीक है, अगर वो 5 दफा पैलेट के बटन को प्रेस करेगा तो खाना आएगा, 5 दफा प्रेस किए बगैर खाना नहीं आएगा। सो यू हैव फिक्स्ड द नंबर ऑफ बिहेवियर्स फॉर रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अगर कोई क्लास में फॉर एग्जांपल 2 दफा मिसबिहेव करेगा तो देन मैंने उसको एक वार्निंग देनी है। 1 दफा के मिसबिहेव के ऊपर उसको वार्निंग नहीं मिलेगी। ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड रेशो। अब फिक्स्ड इंटरवल क्या है? फिक्स्ड इंटरवल के अंदर आप टाइम को स्पेसिफिक कर लेते हैं कि मैंने 2 दिन के बाद खाना देना है, या मैंने 3 दिन के बाद खाना देना है, या मैंने महीने में आपका हर 2 हफ्ते के बाद आपका मैंने क्विज लेना है। आफ्टर एवरी 2 वीक्स आई विल टेक योर क्विज। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है। जैसे पहले आपने रैट ने 5 टाइम पैलेट को प्रेस किया, खाना आया। ठीक है। दूसरी दफा प्रेस किया, 5 दफा, खाना आ गया। अब 2 दफा जब उसने प्रेस कर लिया था और खाना आ गया, उसके बाद टाइमर लग गया कि नेक्स्ट 30 सेकेंड्स तक वो ये पैलेट को प्रेस नहीं कर सकता, ये अगले 5 मिनट तक उसको खाना नहीं मिलेगा। 5 मिनट्स गुजर गए, फिर वो प्रेस करेगा, खाना मिल जाएगा। ठीक है। अगर उसने प्रेस करके खाना ले लिया है तो फिर 5 मिनट्स का उसके ऊपर जो है वो लिमिटेशन लग जाएगी। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड इंटरवल। जैसे आपको जो सैलरीज मिलेंगी 15 दिन के बाद मिलेंगी।
आफ्टर एवरी 15 डेज आपको पे चेक मिलेगा। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड इंटरवल। हमने टाइम डिसाइड कर लिया है। और फिक्स्ड रेशो में अगर सैलरी पे आओ, तो अगर आप 10 कस्टमर्स को डील कर लेते हैं, तो आफ्टर डीलिंग एवरी 10 कस्टमर्स वी विल पे यू, यू विल रिसीव योर पे चेक। चाहे वो 10 कस्टमर आप 2 दिन में देख लें, 5 दिन में देख लें, एक हफ्ते में देख लें, 15 दिन में देख लें, आपने कस्टमर्स डील करने हैं। इफ यू विल डील विद द 3 कस्टमर्स, जो भी डिसाइडेड हमारे कस्टमर्स की लिमिट है, तो हम आपको पे कर देंगे। लेकिन अगर आपने 15 दिन दिन का टाइम लगा दिया है, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड इंटरवल। क्लियर है? बाकी सब लोगों को क्लियर है हम के अलावा? या कोई क्वेश्चन है? हिजर, आपको लिमिटेशन वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। ओके। सो वेरिएबल स्केड्यूल्स जो हैं, दे आर सेम लाइक फिक्स्ड रेशो एंड फिक्स्ड इंटरवल, बट वहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम एंड नंबर ऑफ बिहेवियर्स वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है? इरेगुलर बेसिस पे व्हेन यू आर रीइंफोर्सिंग एंड गिविंग द पनिशमेंट्स, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्केड्यूल्स। ठीक है? वेरिएबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के ऊपर आप रीइंफोर्स करेंगे। मैंने नहीं डिसाइड किया कि आप कोई 2 दफा मिसबिहेव करेगा तो मैंने उसको वार्निंग देनी है, नहीं। डिसाइडेड नहीं है वेरिएबल रेशो में। अगर कोई, मेरी मर्जी है, इट्स ऑन माय कॉन्सेंट कि अगर कोई 2 दफा मिसबिहेव करेगा तो मैंने उसको वो पनिश करना है, वार्निंग करनी है। कोई 3 दफा करेगा, मैंने नहीं डिसाइड किया कि एम्प्लॉय 3 दफा ही लेट आएगा तो सैलरी कटेगी। कभी हम 2 दफा पे कर लेते हैं, कभी हम 3 दफा पे कर लेते हैं, कभी हम 5 दफा कोई लेट आता है उसकी सैलरी कट कर लेते हैं। देर इज नो फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आफ्टर विच वी विल रीइंफोर्स और पनिश द पर्सन। जैसे लॉटरी होती है, गैम्बलिंग होती है, आपको नहीं पता आपको कितनी दफा नाम निकलेगा। वो आप क्या, बिल्कुल हिडन होता है। और वेरिएबल इंटरवल क्या है? जहाँ पे इंटरवल आता है वहाँ पे टाइम आ जाता है। ठीक है? रीइंफोर्सिंग समवन आफ्टर अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम इज द फाइनल स्केड्यूल। ठीक है? वेरिएबल इंटरवल में ये होता है, मेरी मर्जी है, मैं जब मर्जी आके क्विज ले लूँ। मैंने नहीं बताया हुआ। ठीक है? फिक्स्ड इंटरवल में तो मैंने बताया हुआ था ना कि मैंने हर 2 हफ्ते के बाद क्विज लेना है। बट वेरिएबल इंटरवल में अगर मैं बिल्कुल भी अनाउंस नहीं करती और मैं कभी भी आके क्विज ले लेती हूँ, हर हफ्ते, 1 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इंटरवल। कि आपका जो बॉस है वो कभी भी पीरियोडिकली आके आपसे रिपोर्ट मांग लेगा। सो यू नीड टू बी रेडी एट ऑल टाइम्स, ताकि जब भी आपका बॉस चेकअप करे तो आपके पास रिपोर्ट रेडी होनी चाहिए। ठीक है? सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केड्यूल्स, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पनिशमेंट को, रीइंफोर्समेंट को अप्लाई करते हैं। अगर हम एक ही स्केड्यूल के थ्रू अप्लाई करते जाएंगे तो एक हद तक हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होगा। उसके बाद फिर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इफ्रा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब मैं आपको गिफ्ट तो नहीं दे सकती, बट हाँ, बट मैं आपकी अटेंडेंस मेक श्योर करती हूँ। अब जो लोग मेरी क्लास में रेगुलर आते हैं, आई विल गिव देम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार्क्स, इन द सेंस के सेशनल मार्क्स उन बच्चों को मैं हमेशा अच्छे देती हूँ जो मेरी क्लास में रेगुलर आते हैं। और मैं इस तरह से आपको जो है वो, यू नो, वो री कर सकती हूँ, और इसी तरह से मैं री करती हूँ। ठीक है? सो जो क्लास में रेगुलर आते हैं उन स्टूडेंट्स को सेशनल में अच्छे मार्क्स हमेशा मिलेंगे, क्योंकि मैं ट्रैक रिकॉर्ड रखती हूँ क्लास में कौन है अवेलेबल और कौन नहीं है।
अच्छा, आपको फुल मार्क्स भी चाहिए और उसके साथ ओके, मुझे लग रहा है कि हिजर आप ये कह रहे हो कि फुल मार्क्स पेपर्स में भी चाहिए और वी डिजर्व नॉट ओनली आर फुल मार्क्स बट आल्सो दोज हु डोंट। अच्छा, उनके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, क्यों? उनके क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए? ओके चले जी, अब हम लोग की क्लास क्योंकि वाइंड अप की तरफ जा रही है, सो नाउ यू पीपल नीड टू राइट एनी एग्जांपल। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की कोई भी एक एग्जांपल मेंशन करें चैट बॉक्स पे और कोशिश करेंगे कोई किसी स्केजुअल के लिख लें, फिक्स इंटरवल की लिख लें, फिक्स रेशो की या वेरिएबल रेशो की या वेरिएबल इंटरवल की, कोई ना कोई एक एक एग्जांपल चैट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको ये क्लियर है। कल मैं अगेन जो मैंने एक्टिविटी रखी हुई है वो बिल्कुल ऐसे ही होगी कि मैं आपको पर्सनालिटी की तरह सिनेरियोज बताऊं दिखाऊंगी एंड आप लोगों ने मुझे उन सिनेरियोज पे बताना है कि इस पे कौन से वाला स्केजुअल इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये एक एक्टिविटी करेंगे और एक मैं छोटी सी एक्टिविटी सरप्राइज रखी हुई है, वो हम क्लास में करेंगे एंड देन आ रिवीजन क्लास इंशाल्लाह 3 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, सो बाकी अभी आप एक एक एग्जांपल चैट बॉक्स में लिखें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप लोग मुझसे पूछ लें और जब आप लोग सारे अपनी एग्जांपल्स मेंशन कर दोगे तो हम फिर क्लास को वाइंड अप कर लेंगे। चलिए जी, आप लोग फिर जल्दी जल्दी से। ओके, यू विल गिव yourself a chocolate after solving 2 past paper questions, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ सेल्फ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ कि अपने आप को हमेशा गिफ्ट देना चाहिए। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं अपने आप को जरूर अप्रिशिएट करें। ओके, ओपन फिक्स्ड रेशियो, इफ वी गॉट फुल मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स वी शुड रिसीव चॉकलेट और कैश फ्रॉम आवर टीचर in PRC. Okay. I refuse to give my younger brother my phone for games when he refuses to follow my instructions. हिजर ये कौन सी रीइंफोर्समेंट है और कौन से उस पे इम्प्लीमेंट होती है? इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव? ओके, इट्स अ पॉजिटिव पनिशमेंट। ओके जी, नेक्स्ट और भी मेंशन करें। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट्स हैं, वी नीड टू वाइंड अप इन 2 मिनट्स क्योंकि इसके बाद एक नेक्स्ट टीचर है, उनकी क्लास है डिफरेंट सेमेस्टर के साथ, तो उससे पहले पहले हमने इसको वाइंड अप करना है। फिक्स्ड रेशियो वर्कर इज पेड आफ्टर प्रोड्यूसिंग 10 shoes, यस। वेरिएबल अ सोशल मीडिया पोस्ट विच मे और मे नॉट हैव लाइक्स, गुड, सही है। अ स्टूडेंट स्टडीज एज द एग्जाम डेट अप्रोचेज, फिक्स्ड इंटरवल, बट यू नीड टू फिक्स्ड वर्कर, फिक्स्ड इंटरवल में ना स्टूडेंट स्टडीज मोर एज द एग्जाम डेट अप्रोचेज, सही है, बट यू नीड टू स्पेसिफाई बिहेवियर का नंबर जो है ना, इंटरवल में टाइम टाइम आपने करना है कि हर वो 4 माह के बाद, ओके आफ्टर 6 months, मेक सेंस। ओके, अ पर्सन चेक ईमेल्स फ्रीक्वेंटली बिकॉज इंपॉर्टेंट मैसेज कैन अराइव एट एनी टाइम, बिल्कुल सही है। अ सोशल मीडिया पोस्ट विच मे और मे नॉट हैव लाइक्स, ठीक है, सही है, मेक सेंस। ओके जी, चलें अब हम क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं।
कल आप लोगों से 3 बजे मुलाकात होती है। आप लोग का अपना कोई ग्रुप बना हुआ है तो आप लोग उस पर इंटीमेट कर दीजिएगा। ये नोट्स अभी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और मैं कल बता भी दूंगी कि आप लोग की जो क्लास है वो 3 से 5 है, और इट विल बी लाइक इंटरेक्टिव क्लास होगी। तो आई विल अप्रिशिएट इफ यू पीपल विल हैव माइक्स आप लोगों के पास अगर होंगे, और हमारी इंटरेक्टिव अगर क्लास होती है तो दैट वुड बी वेरी गुड। और क्योंकि टेक्स्ट मैसेज वो चैट पे आंसर करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करें कि आप लोग के पास आप लोग के माइक्स हों, और आप लोग मुझे उस पर रिस्पॉन्स कर लें, या जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है बोलने के लिए। ठीक है, तो अभी हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से मुलाकात होती है। ठीक है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो बता दे, अदरवाइज टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अबू बकर, आप मुझे एक पर्सनल मैसेज कर दें, आई विल शेयर ऑल द नोट्स एक ही गो में आपके साथ। ब्लू प्रिंट आई विल गिव यू टुमारो। ठीक है, टुमारो आई विल गिव यू ब्लू प्रिंट ऑफ फॉर द मेट। सम हाउ कुछ ना कुछ आप लोग को बताऊंगी कैसा मेड आ से पेपर आ सकता है, क्योंकि इस दफ़ा मैंने पेपर डिफरेंट बनाया, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोग के सीनियर्स का बनाया था उससे डिफरेंट है आप लोगों का पेपर। तो आई विल डिस्कस विद यू पीपल इन डिटेल के पेपर पैटर्न क्या होगा। और अबू बकर, आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आप लोग के साथ आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगी, या फिर आपको कल की क्लास तक का वेट करना पड़ेगा। कल जब क्लास वाइंड अप होगी तो मैं एक ही गो में सारे नोट्स शेयर करूंगी, तो आपको जो भी सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं नोट्स भेजूंगी, कल दोबारा भेजूंगी, इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन्स। ठीक है, तो आप जो हैं या तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दें अभी तो मैं शेयर कर लेती हूँ, अदरवाइज कल 5 बजे की क्लास के बाद मैं सारे नोट शेयर कर लूँगी। ठीक है, चल बिल्कुल ठीक है। ओके जी, क्लास इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। आप बहुत डेंजरस ठंड है, सो स्टे सेफ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।